आप सभी को नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी जो पेपर चल रहा है मध्य प्रदेश में ग्रुप टू सब ग्रुप फोर का, उसके बारे में बहुत सारे बच्चे मैसेज करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं। इवनली यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियो पे कमेंट आए हुए हैं। मुझे व्हाट्सअप के माध्यम से भी मिलते हैं और फेसबुक के मैसेंजर के माध्यम से भी बहुत सारे मैसेज मिलते हैं कि सर जितने भी अभी तक पेपर हुए उन पेपर के एनालिसिस के अनुसार हमें किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, क्या करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये उनको मिलता है। मतलब कहने का ये है, उनका ये कहना है कि सर अभी तक जो पेपर हुए हैं उनके एनालिसिस के अनुसार आगे हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या हमें अपनी तैयारी में कोई बदलाव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहला तो मैसेज ये रहता है। दूसरा मैसेज ये रहता है कि सर मेरे मॉक टेस्ट में 97 नंबर आ रहे हैं। सर मेरे मॉक टेस्ट में 101 नंबर आ रहे हैं, 110 नंबर आ रहे हैं, या 120 नंबर आ रहे हैं, 120, 110, 115, इस तरीके से बच्चे बताते रहते हैं। तो सर हमें और क्या करना चाहिए कि हमारे मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर बढ़ जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे मेरे पास कल ही एक बच्ची का मैसेज आया था कि सर मेरे 97 नंबर आए, मैं डिप्रेशन हो गई हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो कुछ सवाल रहते हैं, इन सवालों को मैं आज आप लोगों को सटीक जवाब देने वाला हूँ और इन सटीक जवाबों के अनुसार आपको आगे की तैयारी करनी है। सबसे पहली बात देखिए, मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन क्या क्या आपको करना है और किस तरीके से अब आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपका पेपर मान लीजिए 10 दिन बाद है या 15 दिन बाद है या 5-6 दिन बाद है, तो सबसे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ और नंबर को लेकर भी बताऊंगा कि मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो क्या करें, है ना। वो भी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। नंबर मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो क्या हम डिप्रेस्ड हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपरों का रुख पता है क्या कहता है कि आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लें आज तक की शिफ्ट में। आज तक की अगर मैं बात करूँ, आज 21 मार्च है, तो 20 मार्च तक जितने भी पेपर हुए हैं, 15 से लेके 20 तक टोटल 10 पेपर हो चुके हैं। उन 10 पेपर के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ कि आपका गणित और रीजनिंग सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि कई बच्चे कहते हैं सर आपने कहा था कि एडवांस से ज़्यादा आएगा, अर्थमेटिक कम आएगा। अब सर एडवांस तो बहुत कम आ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ एडवांस का वेटेज जब मैं उतना बोल रहा था पहले भी, आज भी उतना ही वेटेज है। पहले मैं बोलता था कि एडवांस 25 नंबर का आएगा, 25 नंबर का आएगा और बचे हुए क्वेश्चन अर्थमेटिक के आएंगे। अगर मैं आज भी 10 पेपरों को एनालिसिस करूं, मेरे पास कई स्टूडेंट्स के मैसेज आए, कई स्टूडेंट्स से मैंने बातें पेपर का एनालिसिस करा, खुद मैंने पेजों को शिफ्ट वाइज डिसाइड किया और उन पेजों पर मैं लिखता गया कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से ये चीज़ें पूछी जा रही है। तो मैं आपको बता दूं एडवांस वाला जो पोर्शन है वो आज भी लगभग 20 से 25 नंबर के बीच का ही है। बस अर्थमेटिक जो मैं अंदाजा लगा रहा था कि 10 से 12 नंबर का अर्थमेटिक आएगा, लेकिन अब अर्थमेटिक भी 20 से 22 नंबर का आ रहा है। इसका मतलब ये है अगर मैं गणित गणित की बात करूं तो लगभग 40 से 45 नंबर का, 50 नंबर तक का आपका गणित गणित अकेला पूछा जा रहा है। दूसरा अनुमान मैंने ये लगाया था कि रीजनिंग के क्वेश्चंस कम होंगे, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चंसों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। मतलब कहने का ये है अगर आप गणित और रीजनिंग को दोनों को मिलाते हैं तो वेटेज 50 नंबर का होना चाहिए था, लेकिन वेटेज 60, 65 और 70 तक जा रहा है। समझ पा रहे हैं। तो मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूं कि आगे जो पेपर का रुख रहेगा वो कैसा रहेगा, वो चीज आप समझिएगा। मैं सिर्फ मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा, इसके अलावा अन्य सब्जेक्टों के बारे में मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं, है ना। तो देखिए दस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका मैथ है बेटा, ये मैथ आपका दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक तो आपका कौन सा, अर्थमेटिक वाले पार्ट्स में डिवाइड रहता है, अर्थमेटिक, और एक रहता है बेटा आपका एडवांस वाले पार्ट में। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी आप अगर किसी अन्य कोचिंग्स वालों के, अगर आप अन्य कोचिंग्स वालों के ओवरव्यू देखेंगे, जो सेंटर पे जाके बच्चों से ओवरव्यू लेते हैं, बच्चों से उसका पेपर का एनालिसिस करवाते हैं, तो कोई भी बच्चा एडवांस के किसी भी चैप्टर का जिक्र 99% नहीं कर पाता। ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करता है ज्योमेट्री मेंसुरेशन, ज्योमेट्री मेंसुरेशन। क्या इसका मतलब ये है, वो ये कहना चाह रहे हैं सर ज्योमेट्री मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया, क्या नंबर सिस्टम से क्वेश्चन नहीं है? बिल्कुल आए हैं नंबर सिस्टम से क्वेश्चन। क्या क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन नहीं आए? बिल्कुल आए हैं। क्या प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आए हैं? बिल्कुल आए हैं।
लेकिन फिर भी वो स्टूडेंट उस समय जब एनालिसिस करते हैं, जब कोई कोचिंग वाला व्यक्ति उन बच्चों से कुछ पूछ रहा होता है, तो वो बोल क्यों नहीं पाते? वो सिर्फ इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उनके दिमाग में या हर स्टूडेंट के दिमाग में एडवांस से ज्यादा अट्रैक्शन ना था, अर्थमेटिक से ज्यादा अट्रैक्शन था, इसलिए उनके चैप्टरों के नाम जल्दी जल्दी वो बता देते हैं। और सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसका रहता है? टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। तो इसका मतलब क्या ये है कि रेशियो के क्वेश्चन नहीं आए? बिल्कुल आए हैं। क्या इसका मतलब ये है कि एज के क्वेश्चन नहीं आए? बिल्कुल आए हैं। लेकिन एज का भी कंसंट्रेशन नहीं रहता, फिर भी आए हैं ना एज के क्वेश्चन। समझ पा रहे हैं? एज कोई बोल नहीं पा रहा, कोई भी अगर टीचर जाता है किसी कोचिंग का और उस सेंटर पे जाके एनालिसिस करता है, तो इसका मतलब ये है कि एज का क्वेश्चन नहीं आया, अगर वो नहीं बोल रहा तो आए हैं। समझ पा रहे हैं? तो मैं आपको पहले तो ये बता देता हूँ बेटा, चैप्टर कौन कौन से हैं। कई कई लोगों को पता ही नहीं है चैप्टर कौन कौन से, क्योंकि मेरे खुद स्टूडेंट जो यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, जो जिन्होंने मुझसे क्लास ली है, जिन्होंने मेरा बैच परचेज करा है, जिन्होंने बैच में पढ़ा, उनको छोड़कर जो यूट्यूब के माध्यम से कुछ बच्चे हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो भी ये कहते हैं सर एडवांस थोड़ा कम आया। मैंने पूछा कैसे? कि सर ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन थे, एक कोऑर्डिनेट का था, एक हाइट एंड डिस्टेंस का था। तो 6-7 क्वेश्चन तो उन्होंने ये गिना दिए। फिर मैंने खुद पूछा उनसे, अच्छा बताओ प्रोबेबिलिटी के कितने क्वेश्चन? सर एक था। मैंने पूछा कोऑर्डिनेट का कितना क्वेश्चन? सर एक था। मैंने पूछा स्टैटिस्टिक के कितने क्वेश्चन? सर 2 थे। फिर मैंने पूछा नंबर सिस्टम के कितने क्वेश्चन? सर 6 थे। फिर वो क्वेश्चन क्यों नहीं काउंट कर रहे? अगर वो क्वेश्चन भी जब आप काउंट करोगे तो एडवांस का वेटेज आप देखोगे तो 20 से 25 के आसपास पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अर्थमेटिक में मैं लिखना नहीं चाह रहा, टॉपिक के नाम बताता हूं। अगर पहले तो मैं लिख ही देता हूं, अगर आप चाहे तो देखिए। परसेंटेज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, सीआई एसआई होता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन होता है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, इसके बाद आपको मैं बात करूं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस होता है, और बोट एंड स्ट्रीम होता है, और यहाँ पे बात करूं टाइम एंड वर्क होता है, पाइप एंड सिस्टर्न होता है, और यहाँ पे मैं आपसे बात करूं रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, और इसके बाद बात करूं एवरेज, और इसके बाद बात करूं एज, और इसके बाद अगर मैं बात करूं डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये सारे, इसमें एक और चैप्टर होता है एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम। ये टॉपिक जो रहते हैं ये अर्थमेटिक के रहते हैं। इसके अलावा आपके दिमाग में जो भी टॉपिक आ रहे हैं वो सारे के सारे एडवांस में चले जाते हैं। जैसे किसी के दिमाग में आता है सर एलजेब्रा, ये एडवांस का पार्ट है। जैसे अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री, ये एडवांस का पार्ट है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे हाइट एंड डिस्टेंस, ये भी एडवांस का पार्ट है। अगर मैं आपसे बात करूं ज्योमेट्री, एडवांस का पार्ट है। मेंसुरेशन एडवांस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एडवांस का पार्ट है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से और बात करूं नंबर सिस्टम, अब बात आती है नंबर सिस्टम। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है नंबर सिस्टम होता क्या है। थोड़ा थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी ले ली तो हो गया नंबर सिस्टम। हकीकत ये है कि नंबर सिस्टम में कई पार्ट आ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे यूनिट मेथड, यूनिटरी मेथड या यूनिट डिजिट, अगर मैं बात करूं रिमाइंडर थ्योरम, अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम, नंबर सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम भी आता है। यहाँ पे बात करूं फ्रैक्शन, यहाँ पे बात करूं फैक्टर, भिन्न, फैक्टर मतलब गुणनखंड। अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपसे डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल ये भी नंबर सिस्टम का पार्ट है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं आप लोगों से, नंबर सिस्टम का ही बता रहा हूं मैं आप लोगों को अभी, सर्च एंड इंडाइसेस। अगर मैं यहाँ पे बात करूं सिंप्लीफिकेशन, और भी अगर बात करूं तो सीरीज जिसमें एपीजीपीएचपी होता है, एपीजीपीएचपी होता है। ये वाले जो पार्ट रहते हैं बेटा, ये किसके, इसमें किसके पार्ट रहते हैं? नंबर सिस्टम के पार्ट रहते हैं। समझ पा रहे हैं? ये सारे के सारे पार्ट क्या रहते हैं? नंबर सिस्टम के पार्ट रहते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे पेपर देकर आए, अगर वो ये वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट करके बताना नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन में कितने क्वेश्चन। हर सेट में देखने को 2 से 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। एपीजीपी का किसी सेट में एक मिल गया, किसी सेट में एपीजीपी का नहीं था। अगर मैं किसी किसकी बात करूं, यहाँ पे फ्रैक्शन की बात करूं, एक क्वेश्चन फ्रैक्शन से आ रहा है। समझ पा रहे हैं? अगर मैं यहां से बात करूं ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन है, मेंसुरेशन के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट की बात करूं, एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेट का आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस दोनों में से मिला के एक क्वेश्चन आ रहा है। एलजेब्रा का क्वेश्चन अभी तक देखने को नहीं मिला है, तो एक आध क्वेश्चन हो सकता है देखने को मिल जाए। समझ पा रहे हैं? इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो एडवांस वाले पोर्शन में आता है बेटा प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता जिसे अपन बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं
स्टेटिस्टिक। अगर मैं यहां पे बात करूं और एडवांस की तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ पाए। ये सारे के सारे पोर्शंस एडवांस के। अब आप खुद डिसाइड करना, जो जो बच्चे पेपर देकर आए, जिन्होंने कमेंट करके भी कहा कि सर एडवांस का पोर्शन तो कम आ रहा है, अब आप इन सभी चैप्टरों को मिला के थोड़ा ठंडे दिमाग से बैठना और घर पे अपने क्वेश्चंस को याद करना, तब आपको पता चलेगा कि सर इतने से पोर्शन में से 20 से 22 से 25 क्वेश्चंस आए हुए हैं। समझ पा रहे हैं। बस ये था। यहां पे तो इसने अपना बजट जो था 20 से 25 क्वेश्चन का वो मेंटेन करके रखा, वो मेंटेन करके रखा है। लेकिन अगर मैं आपसे अर्थमेटिक की बात करूं तो अर्थमेटिक का बजट में 10 से 15, 10 से 12 क्वेश्चंस का सोच रहा था, लेकिन इसने भी अपने आप को 20 से 25 क्वेश्चन तक पहुंचा दिया। समझ पा रहे हैं। अब 10 से 12 नहीं है, 20 से 25 क्वेश्चन है। तो अनुमान ये लगाया जा रहा था कि अर्थमेटिक के क्वेश्चंस कम आएंगे, लेकिन नहीं, एडवांस का पोर्शन उतना ही है, बस अर्थमेटिक ने अपने आप का बजट जो है वो बढ़ा दिया। इतना सा बात हो गई। इसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में आपको देखेंगे, जैसे मैं अगर आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि मैं खुद ही पूछना चाहता हूं, अगर मैं यहां पे आप लोगों से कहूं कि एडवांस वाला पोर्शन है आपका लगभग 20 से 22, यानी 22 क्वेश्चन मान लेते हैं। अर्थमेटिक का बजट है बेटा 22 क्वेश्चन, और रीजनिंग और मैथ को मिला के बजट है 60 क्वेश्चन का, या 65 क्वेश्चन का, या 70 क्वेश्चन का, यहां तक पहुंचे हैं ये क्वेश्चन। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये दोनों मिला के बेटा कितने क्वेश्चन हो गए? 44 क्वेश्चन हो गए। जिस क्वेश्चन में अर्थ में रीजनिंग और मैथ 60 थे, तो उसमें से 44 तो बेटा मैथ के थे, बचे बेटा 16 क्वेश्चंस आपके किसके हो गए थे? रीजनिंग के। समझ गए? टोटल 60 है, 60 में से 44 तो गणित हो गए, लेकिन रीजनिंग कितनी हो गई? 16 की। जिसमें 65 थे, तो रीजनिंग आपकी कितने की हो गई? 21 की। तो आपका एडवांस 22 का था, अर्थमेटिक 22 का था, लेकिन रीजनिंग आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 21 के हो गए। अब यहां 70 की बात करूं तो इसमें गणित का भी बजट बढ़ गया था। गणित गणित यहाँ पे 48 से 50 नंबर का आ गया, तो 20 क्वेश्चन किसके हो गए? रीजनिंग के। तो हम अनुमान ये लगा रहे थे, जितने भी टीचर्स हैं वो सारे के सारे अनुमान क्या लगा रहे थे कि रीजनिंग का पोर्शन थोड़ा सा कम रहेगा, 10 से 12 नंबर का रहेगा, लेकिन उसने अपने आप को बजट बढ़ा के 20 अप्रोक्स 20 क्वेश्चन उसने कर दिए हैं। समझ पाए? तो ये पोर्शंस बेटा आपके किसके रहे हैं? रीजनिंग के। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये जो बात आ रही है, ये जो फितूर आ रहा है, ये जो कई कोचिंग्स वाले अपना एनालिसिस डाल रहे हैं कि एडवांस कम आ रहा है, ये बिल्कुल गलत है। एडवांस का पोर्शन वही है 20 से 22 क्वेश्चन का। जब आपके पेपर आ जाए तब बस इतना ध्यान रखना, इन चैप्टरों को काउंट करना। जब आप इन चैप्टरों को काउंट करेंगे तब आप खुद कह देंगे कि हाँ सर इतने क्वेश्चन हमारे आए हुए। समझ गए? तो पहला पॉइंट सबके क्लियर हो गया होगा कि सर अर्थमेटिक ज्यादा आ रहा है या एडवांस ज्यादा आ रहा है। अब ये क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी बात आती है कि सर इस एनालिसिस के अनुसार हमें गणित में क्या पढ़ना चाहिए। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं। अगर आपके पास 10 दिन है, 12 दिन है, 15 दिन है, तो आपको मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं वो आपको करना है। देखिए क्या करना है। 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन अगर हैं तो आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं मैं आपको बता देता हूं। यहां पे परसेंटेज करने क्या है, इनका बस रिवीजन करना है। प्रॉफिट एंड लॉस इनका रिवीजन ही करना है, कर तो आपने लिए ही होंगे। जब से नोटिफिकेशन आया है उसके 15 दिन बाद या 1 महीने बाद आपने तैयारी तो चालू कर ही दी होगी। तो इसमें करना क्या है, ये तो आप सब कर चुके हैं, ये तो सब कुछ आपको पता है, सब दिमाग में है आपके में। समझ रहे हैं? बस मैं आपको ये बता रहा हूं, इनका रिवीजन कर लेना, इनका फर्निश अच्छे से कर लेना, इनके क्वेश्चंस को आप तसल्ली से देख लेना। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो, एवरेज प्लस एज, और HCF एंड LCM, या HCF LCM को छोड़ना चाहें अगर आपके पास समय नहीं है तब की बात कर रहा हूं, और DI। ये वाले पोर्शंस बेटा आपको करने ही करने, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके पास समय नहीं है, समय कम है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, जब आप पेपर देने जाओ इन चैप्टरों को आप पढ़ के जाना, इन चैप्टरों के आपको नोट्स जो आपने बनाए हो उनको रिवीजन करके जाना, अपने दिमाग में इन चैप्टरों को बैठाल के जाना। अगर आप इन चैप्टरों को नहीं करके जाते आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी पटकेंगे, आप ये मान के चले। समझ पा रहे? ये करके जाना। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस,
ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट, नंबर सिस्टम। अब ये मत पूछना नंबर सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट होता है। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक और क्वाड्रेटिक, ये वाले पोर्शन इसमें करके जाने हैं। समझ पा रहे? अगर आपके पास मान लीजिए 10 दिन है तो कितने चैप्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 चैप्टर है। इन 15 चैप्टरों का रिवीजन करना। रिवीजन का मतलब ये है एक दिन में आप 2 2 3 3 चैप्टर आप आराम से निपटा सकते हैं। समझ पा रहे हैं? अगर आप इतने चैप्टर करके गए तो ये लगभग आपको मैं बता देता हूं, ये लगभग 40 क्वेश्चंस के आसपास अपने आप को टच कर देंगे ये चैप्टर। और अगर आप अच्छे से करके गए तो 40 के 40 नंबर आ जाएंगे। फिर भी आपको मैं बता देता हूं 35 क्वेश्चंस आपके कहीं नहीं जाने वाले, ये तो करने ही करने हैं। समझ पा रहे हैं? तो इस मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये जो जितने भी पेपर हुए इस पेपर के अनुसार आगे के पेपरों का रुख क्या रहेगा, उन पेपरों का रुख क्या रहेगा, वो रुख यही है। मैंने इन जितने भी पेपर 10 पेपरों को एनालिसिस किया, कल रात तक एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे पहुंचा कि आगे जितने भी बच्चे पेपर दे रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे इन सभी चैप्टरों को करके जाना, तो आपका 100% उद्धार हो जाएगा, क्योंकि गणित के बगैर तो सिलेक्शन नहीं होना है। समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये चीज बेटा आपको करके ही जानी है। जो आपको मैंने बताया है कि आगे के जितने भी पेपर होंगे उन सभी का रुख यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला, ये दावे के साथ कह रहा हूं। एक आध क्वेश्चन आगे पीछे देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं कि लगभग 44 नंबर तक का गणित पहुंच रहा है, तो इसका मतलब 4 क्वेश्चंस मैंने कहीं ना कहीं से छोड़े हैं। इसका मतलब हो सकता है कोई एक आध क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम से फंस जाए, कोई एक आध क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम से फंस जाए। अगर आपके पास 1 महीने सफिशिएंट समय है तो आप सारे चैप्टर करके जाना। अगर आपके पास 10 12 15 दिन तक का समय है तो सिर्फ इतने से क्वेश्चनों का रिवीजन कर, इतने से चैप्टरों का रिवीजन कर लेना। जितने क्वेश्चंस आपके पास बन रहे हैं उतने क्वेश्चंस आप बना दीजिएगा, आपका उद्धार हो जाए। क्लियर? और मैं जो आपको मॉक टेस्ट कराता ही हूं उन मॉक टेस्टों को आपको जरूर करना है, उन मॉक टेस्टों से आपको हेल्प मिलेगी अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक, अब बात आती है सबसे बड़ी बात कि सर मेरे मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, क्या करूं? तो देखिए इधर मैं आपको फिर बता देता हूं, मॉक टेस्ट कभी भी आपके नंबर डिसाइड नहीं करता है। अच्छा, जिन बच्चों के मॉक टेस्ट में 160 170 नंबर आ रहे हैं, क्या जरूरी है कि उनके पेपर में इतने नंबर आएंगे? क्या जरूरी है कि उनका सिलेक्शन होगा? हो भी सकता है, हो सकता है किसी कारण से नहीं भी हो पाए। समझ रहे हैं ना? तो मॉक टेस्ट को लेकर आपको बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं जाना है। मॉक टेस्ट क्या बताता है? मॉक टेस्ट आपको 3 घंटे की सिटिंग सिखाता है। मॉक टेस्ट आपको 3 घंटे कंसंट्रेशन सिखाता है। मॉक टेस्ट आपको क्वेश्चंस जो आपके पास हैं उनको करना सिखाता है। मॉक टेस्ट आपको यह बताता है कि बेटा आपका ये पोर्शन कमजोर है। मॉक टेस्ट आपको यह बताता है कि आपको इस पोर्शन पे ध्यान देना चाहिए, इस पोर्शन पे इस पोर्शन पे आपको ध्यान देना चाहिए तो आपके नंबर अच्छे से बढ़ेंगे। मॉक टेस्ट आपको ये बताता है इस पोर्शन में आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब आपने इसकी अच्छी तैयारी की है। तो कभी भी आप उन मॉक टेस्ट के अनुसार आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि मेरे कम नंबर आ रहे हैं तो हो सकता है पेपर में कम नंबर आए, मेरे ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो हो सकता है पेपर में ज्यादा नंबर आए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मॉक टेस्ट आपको बताएगा कि आपका कौन सा पोर्शन दमदार है और कौन सा पोर्शन कमजोर है। मॉक टेस्ट आपको बताएगा कौन सा पोर्शन आप पर आपको ध्यान नहीं देने की ज्यादा जरूरत है, कौन से पोर्शन पर आपको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। समझ पा रहे हैं? मॉक टेस्ट में कम नंबर आने को आप अपने पेपर से रिलेट नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, कोई भी खिलाड़ी है, अगर वो खिलाड़ी अगले दिन मैच खेलने जाता है और पहली बॉल पे आउट हो जाता है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या ये है कि पीछे जितने भी इन्होंने मॉक टेस्ट किए थे, जितने भी टेस्ट किए थे, वो सभी पे एक एक पहली बॉल पे आउट हो गए थे? हो सकता है किसी में डबल सेंचुरी मारी हो सकता है किसी में पूरी सेंचुरी मार दी हो। समझ पा रहे हैं? और हो सकता है वो जो आगे पेपर देगा उसमें फिर से डबल सेंचुरी मार दे। क्लियर ना? अब आपसे मैं कहूं कि यार पीछे वाले मैच में आप एक बॉल पे आउट हो गए थे और आज वाले बॉल में जो आज आप पेपर देने आए हैं उसमें आपने सेंचुरी मार दी। क्लियर ना? तो मॉक टेस्ट को लेकर आप कभी भी ये डिसीजन नहीं लेंगे कि मेरा पेपर में इतने नंबर आने वाले हैं। बस मॉक टेस्ट ये है कि जब आप मॉक टेस्ट लगाओ तो मॉक टेस्ट में आप ये देखें कि मेरा कौन सा पोर्शन है जिसमें अच्छे नंबर हैं। जैसे मान लो आपका मैथ में अच्छे नंबर है,
जैसे मान लो आपके इंग्लिश में कमजोर है, इंग्लिश में कम नंबर है, तो अगर आपको मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने हैं तो आप इस पोर्शन पर थोड़ा सा ध्यान दें। इस पोर्शन, ये तो आपका मजबूत है, अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो इस पोर्शन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जहां पोर्शन कमजोर है उस पर ज्यादा ध्यान दो, तो आपके ऑटोमेटिकली नंबर बढ़ने लग जाएंगे। समझ गए? मॉक टेस्ट आपको ये चीज सिखाता है। अब मैं आपको अपनी बात बताता हूं। बेटा मॉक टेस्ट आपको पर डे देना है। अब कैसे देना है? जैसे आपने एडमिट कार्ड तो देख लिया होगा, भले ही आपको सेंटर नहीं पता चला, लेकिन ये तो पता चल गया ना कि कितने बजे से कितने बजे तक है और कौन सी शिफ्ट में है, कौन सी तारीख को है। मान लो मेरा पेपर 15 तारीख को है, मान लेते हैं मेरा पेपर 15 अप्रैल को है और 15 अप्रैल को मेरा पेपर 9 से 12 है। कितना है? 9 से 12। तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट पर डे आपको 9 से 12 देना है। पर डे 9 से 12 मॉक टेस्ट देना है, और जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। 100% करना पड़ेगा उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस। अगर आप उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते हैं तो ये आपकी कमजोरी है। आपने जो मॉक टेस्ट दिया उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करें, और जैसे ही आप 9 से 12 दोगे तो आपका शरीर का जो ढांचा है, आपका जो दिमाग की क्लॉक घड़ी है, वो उस हिसाब से काम करने लग जाएगी। तो आप क्या पर डे 9 से 12 पेपर दो। तो जब आप पेपर देने जाओगे ना 9 से 12, जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा। दूसरी चीज क्या है, आप 9 से 12 जब बैठने लग जाओगे तो आपका शरीर हैबिचुअल हो जाएगा 9 से 12 बैठने में। आपका जब मॉक टेस्ट दोगे 9 से 12 तब आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो पेपर में भी आपका सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा। समझ पा रहे हैं? तो मॉक टेस्ट ऐसे देना है। अब बताती, कई लोग मॉक टेस्ट बिल्कुल शांत एरिया में देखते हैं, कमरे बमरा बंद कर कर आके मॉक टेस्ट देते हैं। नहीं, आपको मॉक टेस्ट हो सकता है किसी क्लासरूम में दे लो, लाइब्रेरी में देख लो, दे लो, कहीं ऐसी जगह बैठ के दे लो जहां बस टेबल की और कुर्सी की जगह हो। बिल्कुल शांत एरिया में नहीं देना, क्योंकि थोड़ी बहुत हलचल जो रहती है ना वो सेंटर में भी रहती है, थोड़ी बहुत बातें रहती है, थोड़ी बहुत आवाज रहती है, तो आपको बिल्कुल शांत एरिया में नहीं देना। तीसरी चीज, मॉक टेस्ट में आपको क्या करना है, एनालिसिस तो आपको जरूर 100% करना ही करना है। जो भी मॉक टेस्ट है आपको एनालिसिस करना ही करना है। तीसरी चीज, चौथी चीज ये है कि आपका पेपर अगर ऑफलाइन है, पेपर पे है, तो आप पेपर के अनुसार दो। लेकिन आपको पता है कि हमारा पेपर कंप्यूटर पे होगा, तो जो आपको मॉक टेस्ट 9 से 12 देना है ना, वो बेटा कंप्यूटर पर ही देना है। अब कुछ लोग कहेंगे सर कंप्यूटर नहीं है, तो जुगाड़ कर लो 10 दिन की, 15 दिन की जुगाड़ कर लो। क्या इतनी भी जुगाड़ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी सेंटर पे चले जाओ, कहीं ऐसी जगह चले जाओ, कोई भी आपको 9 से 12 देने देगा। 50 एक रुपए ले लेगा, ले ले भैया, 3 घंटे के 50 रुपए, क्या दिक्कत है? लेकिन आप उस चीज के हैबिचुअल हो जाओगे और जिससे आपका पेपर में अच्छा रिजल्ट हो पाएगा। क्लियर? तो बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाह रहा। बाकी जैसी ही आपकी पढ़ाई चल रही थी वैसे ही पढ़ाई चलने दें, अपनी पढ़ाई में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं करें। बस ये है कि कुछ पोर्शंस पे आपको फोकस ज्यादा करना है, कुछ पोर्शन पे आपको फोकस थोड़ा सा कम रखना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी सब्जेक्टों पे फोकस बराबर रखें, सभी सब्जेक्टों पे फोकस ज्यादा रखें, और हर टॉपिक को आप फोकस ज्यादा करें। समझ रहे? जैसी पढ़ाई चल रही है वैसी पढ़ाई चलने दो। बस आप ये देख लें आपका पेपर कब है, उस पेपर के अनुसार मॉक टेस्ट दें। अगर आपका सेकंड शिफ्ट में 2:30 से 5:30, तो 2:30 से 5:30 मॉक टेस्ट लगाएं। और अगर आपका शिफ्ट पहली शिफ्ट में 9 से 12, तो 9 से 12 मॉक टेस्ट लगाएं। पर डे एक मॉक टेस्ट लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। मॉक टेस्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड है, तो आपको कंप्यूटर बेस्ड ही, यानी कंप्यूटर पर ही मॉक टेस्ट लगाना है और कहीं नहीं लगाना। ठीक है? बस मैं आज के लिए अब मैं यही इस चीज को विराम देता हूं, और अब इन चीजों पर मैं आपको कभी भी इस चीज पर, इस ग्रुप टू सब ग्रुप 4 पर आधारित अब मैं वीडियो ज्यादा नहीं बनाने वाला हूं। जितना है मॉक टेस्ट में ही मैं आपको, जो शाम को लाइव मॉक टेस्ट कराता हूं, उसी मॉक टेस्ट में आपको सारी चीजें जानकारी देता रहा करूंगा। ठीक है? जय हिंद। आज के लिए काफी है। आप मॉक टेस्ट में मेरे साथ जुड़िएगा, आपको मजा आएगा।